लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन और उसके टाइप्स। हम एक दूसरे से को जो भी अपनी बात जिस भी तरीके से कन्वे करते हैं वो कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन करते वक्त हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, सेंडर की तरफ से, रिसीवर की तरफ से और इवन मीडिया की तरफ से भी, जो उसके अलावा भी जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि और भी चीज़ें हैं। तो जिसे हम नॉइस कह रहे थे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है सही नहीं हो पाता है, उसे कहा जा सकता है कम्युनिकेशन बैरियर। बैरियर क्या होता है? रुकावट। जैसे रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइनिंग जहाँ पे होती है वहाँ बैरियर लगते हैं ना, ताकि जब ट्रेन निकले तो लोगों को रोका जा सके। तो ये बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन के लिए में जो रुकावटें आती हैं, जिसकी वजह से जो सेंडर कहना चाहता है वो रिसीवर तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, तो वो कम्युनिकेशन बैरियर है ना। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकता हूँ। अभी मैंने जो बिजनेस का टेस्ट लिया, बिजनेस के टेस्ट में बहुत से लोगों को बहुत क्लियरली कहा ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लिंक भेजा, पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजो, लेकिन लोग थोड़े रिलैक्स माइंड से रहे तो वो नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं मेरी तरफ से और आपकी तरफ से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी। तो क्या प्रॉब्लम थी अभी आगे डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन बैरियर या बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये कई तरह के होते हैं। इनमें पहला है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक, SEMANTIC। सिमेंटिक बैरियर क्या होते हैं? दे आर कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स and obstruction in the process of encoding and decoding of message into words or impression। जब हम मैसेज को एनकोड करते हैं या डिकोड करते हैं, एनकोड का मतलब सेंडिंग फॉर्म में भेजना और में कन्वर्ट करना, और डिकोड का मतलब समझने के लिए जो मैसेज रिसीव हो गया है उसे अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जब हम ये काम करते हैं तो उनमें जो हम वर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं और इम्प्रेशन होते हैं, उनको सही टर्म्स में कन्वर्ट करने में जो प्रॉब्लम आती है उसे हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। सिमेंटिक बैरियर कैसे कैसे हो सकते हैं? पहला है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। ऐसा हो सकता है कि मैसेज बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस ना किया गया हो, कहीं वोकेबलरी सही यूज़ ना की गई हो, रॉन्ग वर्ड यूज़ किए गए हों, या कोई वर्ड मिसिंग रह गया हो। कई बार जब हम टाइप करते हैं, मैं भी जब टाइप करता हूँ तो आपने देखा होगा कि वर्ड जो है चेंज हो जाता है ऑटो करेक्ट की वजह से। जल्दबाजी में टाइप किया, अब आजकल तो हमें आदत हो गई, हम स्टार लगा के नेक्स्ट लाइन में सही वर्ड लिख देते हैं, समझ जाते हैं कि ऑटो करेक्ट ने गड़बड़ कर दी होगी। लेकिन हर जगह ऑटो करेक्ट पहले तो नहीं होता था ना ऐसा। इवन जब आप नोटिस पढ़ेंगे तो नोटिस में तो आप ये नहीं मानेंगे ना कि ऑटो करेक्ट की वजह से मिस्टेक हो गई, न्यूज़पेपर में कोई गलती आएगी तो और कई बार ऑटो करेक्ट की वजह से जो वर्ड नया आ जाता है उसकी वजह से सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। तो जब मैं अपने मैसेज को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात सही तरीके से नहीं लिख पा रहा हूँ, तो जब सेंडर ही अपनी बात सही तरीके से सही नहीं लिख पा रहा है तो रिसीवर उसको कैसे समझेगा? जब मैं कंप्लीटली नहीं बता रहा हूँ, या वर्ड्स जो ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो सामने वाले को कंफ्यूजिंग है। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। कई बार में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके कई मीनिंग निकलते हैं, या एक सेंटेंस के कई मीनिंग निकलते हैं, या कई बार आप इशारा करते हुए, जैसे क्लास में बैठे मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चा दूसरे बच्चे को घड़ी दिखाते हुए इशारा करता है, तो वो अब हो सकता है वो ये पूछना चाह रहा हो कितना टाइम बचा है, या हो सकता है वो ये पूछना चाह रहा हो कितना टाइम हुआ है। ऐसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस रिंग। अब इसकी दो आंसर होते हैं। मैं ये क्वेश्चन को दो तरीके से लिया सकता है। अब देखो आपने किस तरीके से लिया होगा। हो सकता है अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द रिंग, तो हो सकता है आपका जवाब होगा दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग इज़ ₹5,000, ₹6,000। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। इसकी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस रिंग इन योर लाइफ। मीनिंग बदल गया ना।
एक जगह वैल्यू का मतलब आप प्राइस बता रहे हो, एक जगह वैल्यू का मतलब आप उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ये बता रहे हो कि इट इज़ वैल्यूएबल थिंग, कीमती चीज़ें मेरी लाइफ में। तो सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। फॉल्टी ट्रांसलेशंस, कई बार जो है हमें ड्राफ्ट एक लैंग्वेज में मिलता है और उसे हमें दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में। तो ट्रांसलेटर्स जो होते हैं कई बार उसे एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं कर पाते। इवन आप कोई इंग्लिश का सेंटेंस गूगल ट्रांसलेटर में डालो या हिंदी का सेंटेंस गूगल ट्रांसलेटर में डालो और दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो आपको महसूस होगा कि वो एग्जैक्टली वो बात नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है। मैक्सिमम सेंटेंस कर देता है कन्वर्ट, लेकिन बहुत सी चीज़ें वो ऐसे कन्वर्ट नहीं कर पाता है क्योंकि वो तो सिर्फ शब्दों का इंग्लिश ढूंढता है और वो आपकी भावना नहीं जानता, आप क्या कहना चाहते हो वो नहीं जानता। तो इसलिए वो एग्जैक्टली जो है कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे में मीनिंग बदल जाता है। आपने इंग्लिश में किसी को मैसेज भेजा, सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती थी, उसने उसे हिंदी में ट्रांसलेट करवाया, लेकिन जिसने ट्रांसलेट किया उसे भी बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं आती थी, या इंग्लिश नहीं आती थी, तो उसने भी टूटा फूटा ट्रांसलेट कर दिया। तो ऑटोमेटिकली जो इम्पोर्टेंस रह जाएगी इस कम्युनिकेशन की वो उतनी नहीं रह जाएगी जितनी एक्चुअल मैसेज की थी। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, कई बार कुछ चीज़ें सब अपने आप ही एज्यूम कर लेते हैं जब मैसेज कंप्लीट नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वैसे तो मैंने कल मैसेज दिया था कि क्लास टेस्ट होगा और ग्रुप में डाला था, तो कुछ लोग जिनका अभी रीटेस्ट बाकी है उन्होंने सोचा कि क्लास 11th का रीटेस्ट होगा, क्लास टेस्ट होगा, 12th वालों का नहीं होगा। तो वो 11th सोच रहे थे कि 11th के चैप्टर 1 को पढ़ना है। तो इस तरीके से कुछ एजम्पशंस जो है अनक्लैरिफाइड रह जाती हैं। अब जैसे आज जो है 40 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया क्लास टेस्ट में अभी तक जो मैंने देखा। तो इस क्लास टेस्ट में अगर 40 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो होमवर्क क्यों नहीं कर सकते? होमवर्क करने में उनके पास बहुत बहाने हैं। तो वो मानते हैं कि सब चल रहा है, ठीक है। अब टेस्ट लिया है तो एकदम सब एक्टिव हो गए। तो कुछ चीज़ें वो एज्यूम कर लेते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई बार एज्यूम कर ली जाती हैं और उसका मीनिंग सही तरीके से नहीं बनता है। जैसे समझो कि बाहर एक लड़ाई हो रही है, अब एक आदमी चिल्लाता है, रोको मत मारो, रोको मत मारो। अब पीटने वाला इसको इस तरह से समझता है, रोको मत मारो। मैं कह रहा हूं रोको मत मारो, और जो पीट रहा है वो क्या कह रहा है, सोच रहा है रोको मत मारो, क्योंकि उसने एज्यूम कर लिया कि ये सामने जो खड़ा है ये इस इंसान को मेरे हाथों पिटवाना चाह रहा है। तो वो कह रहा है कि रोको मत मारो, जबकि मैं कहना चाह रहा था रोको मत मारो। तो इस तरीके से लोग गलत एजम्पशन कर लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। टेक्निकल जार्गन का मतलब है टेक्निकल लैंग्वेज। बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो टेक्निकल होते हैं। जैसे जब हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो डेबिट, क्रेडिट, एसेट, लायबिलिटी, जब हम करते हैं कि ये रिजर्व्स, प्रोविजंस, ये टेक्निकल टर्म्स है। अगर ये टर्म्स आप साइंस वाले बच्चों के सामने यूज़ करोगे तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा। बैड डेब्ट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे तो कुछ बहुत से हम बच्चों को भी समझ नहीं आता, हमारे वाले बच्चों को भी, कॉमर्स वालों को भी, लेकिन साइंस वालों को तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा कोई टर्म। ऐसे ही साइंस वाले जब अपने फिजिक्स के या केमिस्ट्री के टर्म्स बोलना शुरू करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। ये उनकी टेक्निकल लैंग्वेज है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जब हम अपने मैसेज टेक्निकल लैंग्वेज में दें और सामने वाला पर्सन जिसको हमने मैसेज दिया है उसका वो टेक्निकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसे वो मैसेज समझ नहीं आएगा बिकॉज ऑफ टेक्निकल
terms because of lack of knowledge of technical terms. बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स डिकोडिंग, ये जब भी आप किसी को कोई मैसेज देते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और जो आप इशारे कर रहे हैं, जो आप साथ जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ या कुछ बोलता हूँ तो वो मैच करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत तेज डांट रहा हूँ लेकिन मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, या मैं कई लोग मैं जोक करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे चेहरे पे वो जोक करने वाली शरारत नहीं है, तो मिसमैच हो रहा है ना मेरे एक्चुअल वर्क में और मेरे चेहरे के हाव भाव में। तो ऐसे में जो मैं डांट रहा हूँ उसका इफेक्ट आप पे पड़ेगा नहीं। अगर मैं डांटते वक्त आपको मुस्कुरा दूँ और जोक सुनाते वक्त मेरे चेहरे पे बहुत अच्छे एक्सप्रेशन नहीं आएंगे तो वो जोक इतना इफेक्टिव होगा ही नहीं, वो आपको हंसा ही नहीं पाएगा। कई बार कुछ लोग जो जोक सुनाने लगते हैं पहले खुद ही हंसने लग जाते हैं, तो वो जोक जो है अच्छा होते हुए भी इनफेक्टिव हो जाता है। ऐसे ही जो मैंने डांटने वाला कहा कि मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ कहने को नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ और मैं गुस्से में हूँ, लेकिन गुस्से में कह रहा हूँ आपसे डांटते हुए कि नहीं मैं आपको डांटूंगा नहीं, तो ऐसे में ऑटोमेटिकली मैं कहने को प्यार से समझा रहा हूँ लेकिन मेरा एक्सप्रेशन डांटने वाला है तो आपको डर लगेगा ही लगेगा। तो कई बार पर्सन्स के जो वो मुंह से बोल रहे होते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करती है, तो अगर वो मैच नहीं करेगी, जैसे आप कह रहे हो सर मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, लेकिन आपकी हरकतें वैसे नहीं हैं, आप उतने अटेंटिव नहीं हो, उतने रेगुलर नहीं हो, तो आप कितना भी कहते रहो पढ़ रहा हूँ, आपकी बातें और आपके बॉडी जेस्चर्स, आपकी हरकतें मैच नहीं कर रही हैं, तो उसकी वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। मैं अगर आपको हंसते हुए डांटूंगा तो मेरा डांटना इफ़ेक्टिव होगा ही नहीं। अगर मैं आपको क्या कहते हैं रोते हुए या बहुत सीरियस होकर कोई जोक सुनाऊंगा तो आप हंसोगे ही नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे जेस्चर्स, मेरी सब चीज़ें मैच करें। कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करते वक्त तभी कम्युनिकेशन पहुंच सकता है। तो ये 6 तरह के सिमेंटिक बैरियर हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एग्ज़ाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो बात खत्म हो जाती है। जब केस स्टडी आएगी तो केस स्टडी में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कई बार कि बताइए किस तरह का बैरियर है, और बैरियर में भी कौन से टाइप है, 6 टाइप के हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ये तो सिमेंटिक के 6 हो गए, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर पढ़ेंगे।